मार्केट सप्लाई कर्व इज मोर फ्लैटर बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो ज्यादा है इंडिविजुअल से। अब ध्यान से देखना इन पॉइंट्स को, ये एक्सेप्शन है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कहां फेल हो जाता है, कहां पर वर्क नहीं करता। इनमें लगता है समय, तो भले ही तुम कितने भी पैसे दे दो, बनने में इसको लगता है समय। अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये लॉ जो है ना, ये जितने भी लॉज हैं ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ आते हैं। तो इनमें से ना बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं। भैया अगर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, आप सप्लाई कम करोगे। कैरेमल पॉपकॉर्न की बात कर रहे हो तो भैया हम उसको कम सप्लाई करेंगे, सॉल्टेड ही खाएंगे हम, कैरेमल पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ शिफ्ट होना मतलब एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जी आलू ले लो, प्याज ले लो। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। आप लोगों ने बोला था सर वन शॉट डिलीवर करो, सर हमें क्वेश्चंस जो है वो भी डिलीवर करो, सर हमें जो है क्विक रिवीजन करवाओ। हम सब धीरे धीरे आपको सप्लाई कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा कि सप्लाई होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे काफी मिलता जुलता टॉपिक आप पहले कर चुके हो जिसका नाम है डिमांड। तो ऐसे तो डिफरेंट है, लेकिन इसकी काफी सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत ही डेफिनेशंस जो है बहुत सेम सी है ना। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स देखेंगे वो काफी रिलेटेबल है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, तो ये वाला टॉपिक आपको काफी आसानी से समझ आएगा, है ना। और डिमांड अपन ने अच्छे से पढ़ा ही है, तो आप काफी सारे टॉपिक्स ऐसे देखोगे कि यार इसमें भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज है, इसकी डेफिनेशन जो है वो भी सारे जो 4 पॉइंट्स में आने चाहिए थे वो भी इसमें है। तो ऐसे कुछ अमेजिंग टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सेशन के अंदर। चलो जी, सबसे पहले सर ये सप्लाई क्या है, आलू प्याज अगर बेच लिए हो तो आ जाए। चलो जी, तो सप्लाई के अंदर सबसे पहले आती है डेफिनेशन, मीनिंग क्या है इसका। तो आपने डिमांड के अंदर पढ़ा था कि भैया अ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ अ सर्विस व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमने 4 पॉइंट्स बोले थे कि डेफिनेशन में होंगे तभी नंबर मिलेंगे। सेम डेफिनेशन है, बस उसमें 1-2 चेंजेस हैं, ठीक है। वहां पे परचेज करना पड़ता था, यहां पे आप सेल करोगे। डिमांड करते हो तो डिमांड कब होती है, जब आप खरीदने जाते हो। सप्लाई कब होती है, जब आप बेचने जाते हो। तो बस इतना ही फर्क रखना है, ध्यान से देखना। सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 चीजें आपको उधर भी करना था, यहां पर भी है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ध्यान से देखो इसके 4 फीचर क्या है। 4 फीचर इसके बहुत सिंपल है। सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये बेटा दुकान है, ठीक है। अब दुकान में मान लो मेरे पास 100 फोन रखे हुए हैं, ठीक है। अब 100 फोन मैंने रखे हुए हैं, तो क्या मेरे पास 100 ही फोन है? नहीं सर, और भी फोन होंगे इनके पास। वो कहां होंगे? गोडाउन में रखे होंगे। अच्छा, तो गोडाउन में भी रखते हैं ना। तो मेरी इच्छा क्या हुई, देखो ये रहा गोडाउन, गोडाउन में मेरे पास 1000 पीसेस रखे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा यार सारा जो मैं स्टॉक है वो मैं दुकान में थोड़ी रखूंगा। दुकान में तो मैं कुछ रखता हूं जो मैं इच्छुक हूं बेचने के लिए, बाकी का जो मैं इच्छुक नहीं हूं बेचने के लिए वो मैं गोडाउन में रख देता हूं। जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं ये वापस ला दूंगा, हाँ या ना। तो कई बार क्या होता है, एक जो सेलर होता है, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा प्रोड्यूसर के हिसाब से, कि जो एक प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, वो सारा सामान अपना एक साथ नहीं बेचना चाहता, वरना ना बल्क में जो है सस्ते में कम प्रॉफिट में इंसान सारा सामान बेच देगा। वो चाहता है कि धीरे धीरे बिके तो उसको सही दाम मिले उस चीज का, है या ना। तो स्टॉक और सप्लाई में फर्क क्या है? सप्लाई इस स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि एक सेलर इच्छुक है बेचने के लिए। तो मतलब ये विलिंगनेस है कि आप कितना सामान बेचना चाहते हो, ठीक है, उस पूरी टोटल क्वांटिटी में से। अब ये आता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज the entire stock of the commodity। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो सप्लाई में जो आपने 100 सामान आपने जो दिखा रहे हो ना सर, ये टोटल क्वांटिटी नहीं है एक प्रोड्यूसर के पास, इससे ज्यादा होती है। मैंने भी आपको बताया ज्यादा कहां होगी, गोडाउन में होगी, हाँ या ना। तीसरी चीज ये बोलता है कि भैया ये ना प्राइस से रेफरेंस खाती है। क्या होता है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हो? इसको एक्सप्रेस आप करते हो या रिलेट करते हो प्राइस के साथ। जैसे अपन ने डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। यहां पर क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी आगे बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बात करता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इसके अंदर सप्लाई आप देखते हो कि सप्लाई आपने कितनी करी, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर, ठीक है। स्टॉक में आपको जल्दी से बता देता हूं, ये वैसे कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। स्टॉक का मतलब एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास, एक बिजनेस के पास
कितना सामान रखा हुआ है उसके गोडाउन में, टोटल सामान उसके पास कितना रखा हुआ है, उसे कहते हैं हम क्या, स्टॉक। देखो ध्यान से, स्टॉक रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद अ फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि मान लो मैं पूछूं किसी दुकानदार के पास कि तुम्हारे पास टोटल कितनी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो बोलेगा सर हमारे पास ना 150 गाड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन डिस्प्ले में हमने सिर्फ 6 ही लगा रखी हैं। तो मतलब उसका टोटल स्टॉक कितना है, उसके पास 150 का स्टॉक है, लेकिन वो सप्लाई कितनी कर रहा है अभी, सिर्फ 6 ही कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहां पे हम बात कर रहे होते हैं। क्लियर? फिर आता है अपने पास इसके बीच में डिफरेंस कुछ नहीं है, डेफिनेशंस डाल दो जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद देखो स्टॉक जो सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट है। सप्लाई फ्लो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर कि सर इसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो फ्लो कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप जिसको कुछ समय के अंतराल में मेजर करते हो कि भाई आपने एक साल में कितने प्रोडक्ट को सप्लाई किया, आपने कितने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो उसको मैं समय के अंदर बता रहा हूं ना, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। पर स्टॉक तो मैं बताता हूं आज कितना सामान है तुम्हारे पास, तो उसके लिए आप पीरियड ऑफ टाइम नहीं देखते, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखते हो, तो इट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, यू कैन से इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, समझ आया, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। अब आते हैं इसके सप्लाई की। अच्छा, अब देखो सप्लाई जो है वो किससे रिलेटेड है, प्राइस से, कि भाई प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगी, है ना। इसका प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है, स्टॉक का प्राइस से कोई लेना देनी नहीं है। प्रोडक्ट तो बन जाते हैं, बाद में वो सप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, तो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब यहां पर भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, है ना, तो यहां पे भी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे अफेक्ट करती हैं चीजें, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये लो इंडिविजुअल सप्लाई। अब इसके अंदर ना 6-7 पॉइंट है जो इसको अफेक्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब ये है रोहित सर का फोन। ठीक है, रोहित सर को बोलना कि भैया आपके फोन में किसके वॉलपेपर की फोटो लगी हुई है, बताओ। तो रोहित सर का फोन है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक दुकानदार हूं, तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचना है सप्लाई में, है ना, हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये फोन अगर मान लो पहले था 60,000 रुपए का, ठीक है, ये 60,000 रुपए का था, इसकी प्राइस बढ़ गई और हो गई क्या, 80,000 रुपए। तो मैं एज अ दुकानदार, एज अ सेलर, मैं प्रोडक्ट ज्यादा बेचूंगा कि कम बेचूंगा? सर प्राइस बड़ी महंगी हो गई, मतलब मैं दुकानदार हूं, तो यार मेरा कोई प्रोडक्ट अगर महंगा हुआ है तो मैं उसको ज्यादा सप्लाई करूंगा ना, क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, हाँ या ना। तो आप ये समझो, प्रॉफिट के बढ़ने पर, पैसे के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर आप सप्लाई भी बढ़ा देते हो। क्या करते हो आप, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ा देते हो, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जैसे अगर ये फोन महंगा बिकने लग जाएगा तो मार्केट में ज्यादा आने लग जाएगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सेम वे दूसरी बात देखोगे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आप ध्यान से देखना, अगर कोक की प्राइसेस बढ़ गई, कैसे, मान लो दोनों आती थी 30-30 की, ठीक है, दोनों आती हैं 30-30, ओए हट जा भाई, चलो जी हटा, सावनी हटा, दोनों आती थी 30-30 रुपीस की। ठीक है, लेकिन ये अब बिकने लग गई है कितने की, 40 रुपए की। ये कितने की बिकने लग गई है, 40 रुपए की। तो क्या होगा, मतलब लोग इसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइसेस भी हल्की सी बढ़ रही हैं। तो आप देखोगे इसकी प्राइस बढ़ने पर इसकी सप्लाई हो जाएगी कम, क्योंकि लोग ज्यादा प्रेफर इसको कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो एज अ सेलर जो लोग ज्यादा मांग रहे होंगे उसको मैं ज्यादा सेल कर रहा हूं, हाँ या ना। तो एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की सप्लाई कम हो जाती है, और एक की प्राइस कम होने पर दूसरे की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, समझ आया, ऐसे कुछ कंसेप्ट यहां पर चलता है। फिर आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये मजदूर आदमी मुझसे 500 रुपए दिहाड़ी लेता था, ठीक है, 500 रुपए दिहाड़ी लगता था। अब मैं कोई सामान बनाता हूं, मान लो मैं बनाता हूं कोई भी, जैसे आटा चक्की की दुकान है मेरी, ठीक है, आटा चक्की पीस रहे। अब आटा चक्की में 500 की जगह मैं 1000 रुपए ये लेने लग रहा है मुझसे एक दिन का। ये बोल रहा है भैया तुमने इतनी चक्की पिसवाई है, अब मैं ना 500 रुपए में काम नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा भैया अपना 1000 रुपए में। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई कर ले, लेकिन मैं इससे काम कम करवाऊंगा। फिर क्यों यार, मुझे प्रोडक्ट जो बन रहा है ना उसमें जो कॉस्ट लग रही है वो उसमें इसका भी तो पैसा जा रहा है ना। मतलब मेरे को जो प्रोडक्ट बनाने की जो मुझे लागत लग रही है, जो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, तो मुझे इसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मतलब मुझे मेरा प्रोडक्ट भी महंगा पड़ रहा है, बनाने पे मुझे प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं उस प्रोडक्ट को कम बनाऊंगा,
क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट जिस पे आपकी कॉस्ट मतलब उसको बनाने की कॉस्ट अगर ज्यादा पड़ती है तो आपको उसमें प्रॉफिट कम होता है, तो आप उसको बनाते कम हो। ठीक है, तो अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा महंगे हो रहे हैं तो आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है, किसी भी चीज की अगर बिल्डिंग का रेंट ज्यादा होगा या फिर कोई भी ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके ज्यादा होंगे तो आप बोलोगे यार भैया मेरे को प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैं बना क्यों रहा हूं, एक काम करो कम कर दो सप्लाई। ठीक है, अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब होता क्या है, अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी है तो वो उसकी सप्लाई आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो उसकी सप्लाई आपको कम मिलेगी। अब इस चीज को ध्यान से देखना, स्मार्टफोन्स होते हैं, क्या होता है कि सुनीता कहां हो, क्या कर रही हो, अरे नाराज क्यों हो गई, ये सिंगल टिक क्यों आ रहा है, अरे बात करते करते सोई तो गया था, है ये क्या हो गया। ठीक है, यहां पे इस टाइम पे क्या होता था बेटा, तुमने तो जमाना देखा नहीं है, मैंने तो देखा है। इस जमाने में जहां पे एक ही बटन में 4 लेटर होते हैं, 3 बटन दबाना पड़ रहा है एस पे आने के लिए, सुनीता, है ना, 5 मिनट लग गए यही पूछने में कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है, ये आपको मार्केट में कम मिलेगी और ये मार्केट में आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को कम सप्लाई मिलती है, क्योंकि खरीदते कम है लोग, उसमें मार्जिन कम है, प्रॉफिट कम है, इसमें आपको ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लोग ज्यादा चाहते हैं स्मार्टफोन्स। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि 5 मिनट यही लग जाए सुनीता से पूछने की उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कि ब्लॉक क्यों कर दिया। ठीक है, चलो सिंपल चीज है, सप्लाई ज्यादा होगी अपडेट की, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और जो अपडेटेड नहीं होगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगा उसका सप्लाई कम होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, टैक्सेशन। भैया अगर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है आप सप्लाई कम करोगे, आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है आप सप्लाई ज्यादा करोगे। किसी भी सेंस में तुम देखो ना, मोटा मोटी बात क्या हो रही है, जहां पे मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है मैं वहां पे सप्लाई गिरा रहा हूं, जहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है वहां सप्लाई बढ़ा रहा हूं। सिंपल बात, एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो टैक्स ज्यादा देना पे कर रहा है मैं सप्लाई गिरा दूंगा, मुझे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और गोल ऐसी चीज है भाई, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप ज्यादा सप्लाई बढ़ाओगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा आप कंडीशंस देख सकते हो। ये है इंडिविजुअल सप्लाई की बात। अब आती है अपने डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई पे क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, जहां पे नंबर ऑफ बायर ज्यादा होगा वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी। बायर नहीं, सॉरी सेलर, जहां पे नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे, मेरे मुंह से निकल गई बायर नहीं भैया, सप्लायर जहां ज्यादा होंगे, जहां पे फर्म ज्यादा होंगी, जहां पे सेलर ज्यादा होंगे वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी, और जहां पर सेलर्स कम होंगे वहां पे सप्लाई कम होगी। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, जहां पे फर्म्स ज्यादा वहां पे सप्लाई ज्यादा, जहां पे फर्म्स कम वहां पे सप्लाई कम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखो, जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा भाई वहां पे सप्लाई अच्छी होगी, जहां ट्रांसपोर्टेशन कम वहां सप्लाई कम। सिंपल बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस क्या बोलता है, सिंपल कंसेप्ट है बेटा, अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मैं आज की सप्लाई को कम कर दूंगा। ठीक है, समझ आया? अगर मुझे पता है फ्यूचर में प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मुझे फ्यूचर में प्रोडक्ट बेचने में फायदा ज्यादा मिलेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, आज की ही सप्लाई को कम कर दूंगा, फ्यूचर में बढ़ाऊंगा। तो ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर लेकिन एक और चीज याद रखना, ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब ये 3 तो है ही, उसके साथ ये 6 भी यहां पर आपको मिलेंगे। ये बात याद रखना, जैसे मैंने आपको डिमांड में बताया था, सेम की सेम। ठीक है, अब इसका जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना तभी आपको समझ, देखो सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब तुम यहां पर देखोगे तो मैंने तुम्हें अभी इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर कुछ सारे मैंने 6 पॉइंट बताए थे जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे 6 पॉइंट तुम्हें यहां मिल जाएंगे। ये देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद टैक्स आ जाएगा, आपके गोल्स आ जाएंगे, है ना, उसके साथ आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो देखो सारे के सारे पॉइंट्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ये वाला पहला पी,
फिर तुम्हें प्राइस ऑफ ये मिल रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर पीएफ देखो, ये आ गया आपका पीएफ किधर है, ये देखो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां मिल जाएगा, ठीक है। एसटी देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यहां पे आ गया है ना। फिर टी देखोगे, जी देखोगे तुम यही मिल जाएगा, ठीक है। टी एरा टैक्सेशन पॉलिसी, जी इधर है गोल्स ऑफ द फर्म, ये तुम्हें देखो सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए, सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। ये क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ के तो आ रहे हैं, है या ना, सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं हम। तो ये क्या बता रहा है, ये यही तो बता रहा है भाई, ये यही बता रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इसको अफेक्ट करते हैं। और उसको एक फॉर्मूले फंक्शन में डाल दो, एक एक्सप्रेस कर दो इसको एक फॉर्मूले की तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं। ये इंडिविजुअल का हो गया। मार्केट में 3 थे, तुम्हें पता है 3 + 6 अभी मैंने बोला, तो देखो यहां पे सारे दिख रहे हैं, ये देखो पूरे 6 तो यहां है और 3 और आ गए, 3 और आ गए। तो देखो नंबर ऑफ फर्म्स यहां दिख रहा है तुम्हें, यहां पे तुम्हें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस दिख रही हैं, और तुम्हें उसके साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। तो देखो NFM नंबर ऑफ फर्म्स, फिर उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस, और M क्या हो गया अपना, ये आपका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये हो गया सप्लाई फंक्शन, कुछ भी नहीं है भाई, उसको एक्सप्रेस कर दो एक तरीके ये फॉर्मूले में, बस अपने आप वो फंक्शन बन जाता है और कुछ नहीं। अब शेड्यूल देखो, सप्लाई शेड्यूल क्या है भैया, सप्लाई का जो रिलेशन है प्राइस और सप्लाई का, उसको आप टेबल में एक्सप्रेस कर दो, उसे आप सप्लाई शेड्यूल कहते हो। ध्यान से देखो, सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक समय के अंदर जब भी आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो आप कितना सप्लाई चेंज कर रहे हो उसके रिलेशन में, उसको एक टेबल में बताता है। जैसे कि मैं आपको इंडिविजुअल के अंदर बताता हूं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various price levels during a given period of time। अब देखो सेम वही बात, एक इंडिविजुअल जैसे ही प्राइस चेंज करता है तो कैसे उसकी सप्लाई चेंज हो रही है। मैंने क्या बोला था, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। देखो 1 रुपए का बिक रहा था तो 0 बिका, 2 का बिका तो 5 बेच रहा है, 3 का बिका तो 10 बेच रहा है, 4 का बेचा तो 15 बेच रहा है, 5 का बेचा तो 20 बेच रहा है, और 6 का बेचा तो 25 बेच रहा है। मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही है। और देखो एक प्रोपोर्शनेट तुम्हें चेंज दिख रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 का टेबल चल रहा है, ठीक है। पे तुम मार्केट के अंदर देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा चेंज अलग दिखेगा, लेकिन यहां पे भी सेम काम हो रहा है। सेम काम क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, all the producers are willing to sell at various price levels during a given period of time। कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं एक ही साथ सामान को बेच रहे हैं, जब भी प्राइस चेंज हो रही है तो कितना ज्यादा बेचते हैं, कितना ज्यादा सप्लाई करते हैं, उस चीज की बात हो रही है। तो जैसी प्राइस बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखोगे 0 5 10 15 20 25। अभी पहले वाला एग्जांपल देखा, एक और सेलर आ गया, उसने क्या किया, 0 10 20 25 35 40। इन दोनों का जो टोटल होगा, दोनों सेलर्स का टोटल जो होगा, वो हमारा मार्केट सप्लाई को शो करता है। तो 0 0 0 हो गया, 5 + 10 कितना हो गया, 15 हो गया, 10 + 20 30, 15 + 25 40, 20 + 35 55, 25 + 40 65। ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी रन हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल सा शेड्यूल था। क्लियर है सबको? चलो जी, अब आते हैं कर्व पे। जैसे मैंने आपको डिमांड में भी बताया था ना, इधर भी कर्व है, इसकी स्क्रीनशॉट लो। चलो जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से देखो सप्लाई कर्व क्या है। अभी अपन ने शेड्यूल बनाया था, उसी के डेटा को यूज करके हमने क्या बनाया है, यहां पर हमने इसका कर्व बना दिया। अब ध्यान से देखोगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने जो टेबल में पहले इंफॉर्मेशन डाली थी उसको ग्राफ पे शो कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सप्लाई, कि एक इंडिविजुअल जैसी सप्लाई कर रहा है उसको ग्राफ पे शो कर दो। अब देखो तुमने ये देखा था कि यहां पर 1 रुपए पे 0 थे, 2 रुपए पे 5 थे, ऐसे करते करते यहां पे चल रहा है ना। तो देखो 5 5 5 के हाथ से बढ़ रहा है और 1 1 रुपए भी बढ़ रहा है। तो यहां पे देखोगे तुम लोग सप्लाई कर्व में, ये देखो 1 रुपए पे तुम्हारा 5 मिल रहे थे तुम्हें, हाँ या ना। तो देखो कैसे मिलता जा रहा है तुम्हें। तो ऐसे ये अपवर्ड राइजिंग है, ठीक है, तुम्हें अपवर्ड राइजिंग दिखता रहेगा। क्लियर? अब जैसे ही तुम जब जाओगे मार्केट सप्लाई पे, तो मार्केट सप्लाई क्या है बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल और इसका समेशन कर रहे हो तुम यहां पर, 5 + 10 विल गिव यू 15। तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन है और ये जो है ना ज्यादा बेटा आपको फ्लैटर मिलेगा, ठीक है। ये जितना फ्लैट है ना उससे कहीं ज्यादा फ्लैट आपको कौन सा मिलेगा, मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जो प्रोपोर्शनेट चेंज है प्राइस का वो ज्यादा है इससे,
ठीक है, तो आपको मार्केट सप्लाई कर्व विल बी मोर फ्लैटर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्लियर? अब देखो यहां पे इसको भी क्या कर रहे हो आप, जो भी आपने डेटा डाला था उसको आप ग्राफ पे शो कर रहे हो। पहला सेलर ये रहा, पहला सप्लायर ये रहा, दूसरा सप्लायर ये रहा, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, मार्केट सप्लाई आ गया। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा फ्लैट दिख रहा होगा, ये थोड़ा स्टीप है, ये उससे कम स्टीप है, और ये तो बहुत ज्यादा फ्लैट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब आप एक बेसिक ऑब्जर्वेशन ये कह सकते हो कि मार्केट सप्लाई कर्व इज मोर फ्लैटर बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो ज्यादा है इंडिविजुअल से मार्केट का। ठीक है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है भैया, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, सिंपल है, वहां पे भी डिमांड में वन ऐसे किया था। क्लियर? चलो, अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये लॉ जो है ना, ये जितने भी लॉज हैं ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ आते हैं, तो इनमें से ना बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना पूछा ज्यादा जाता है, क्योंकि ना ये किसी ने दिया है, कोई स्टडी बेस्ड है, और ऊपर से ना इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ अज्यूम करो, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजें हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, डिमांड क्योंकि सेम है ना तो इसलिए निकल जाता है कई बार, पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या है ध्यान से देखना। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे क्या था, उसमें भी आपका रिलेशन था लेकिन इनवर्स था, प्राइस बढ़ती थी डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होती थी डिमांड बढ़ती थी। यहां पे क्या डायरेक्ट है, प्राइस भी बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी कम हो रहा है सप्लाई भी कम हो रहा है, सेम ऐसा ही होता है। पर यहां पे आपको बाकी सारे फैक्टर्स भी क्या रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, मतलब सिट्रस पैरेबस, आप कोई भी चेंज नहीं लाओगे। क्यों करते हैं सर ऐसा, वो भी बता देता हूं बेटा। जब मार्केट में 10 चीजें हो रही होंगी, सिंपल सी बात, देसी भाषा में समझो, तुम परेशान हो, लेकिन तुम परेशानी का कारण जो है ना 10 चीजें हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पापा आके पूछ रहे हैं यार तुम बेटा परेशान क्यों लग रहे हो, तुम बोल रहे अरे यार पापा क्या बताऊं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्यों परेशान हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 10 चीजें हैं परेशान होने के लिए। लेकिन अगर पापा बोले कि भैया वो जो 10 परेशानी है ना उसमें से 9 को भूल जा, 9 को बोल, उसमें तेरे को परेशानी नहीं है, वो एक परेशानी क्या है जो तेरे को ज्यादा परेशान कर रही है। अच्छा यार पापा, यार मेरा ना, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत आगे जाने की कोशिश करता हूं, मन भी बहुत है, लेकिन ना मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ना उतने मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये मेरी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पा रहा, फलाना फलाना, ऐसी 4-5 प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पापा ने बोला भैया उनको कांस्टेंट कर दे। क्यों? तब जब एक प्रॉब्लम को लूंगा, मेजर प्रॉब्लम को लूंगा, तब मुझे समझ आएगा कि इससे कितनी दिक्कत हो रही है। समझ आया? तो हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट इसलिए रखते हैं कि प्राइस से कितना असर पड़ रहा है यह समझ पाए। अगर बाकी सारी भी चेंज होती रहेंगी ना तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो प्राइस की वजह से है कि उन बाकी चीजों की वजह से। ठीक है, ध्यान से देखो, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे, अरे आगे बढ़ जाओ माता। हाँ, अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, आपको बाकी सारी चीजों को रखना पड़ेगा कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज होगी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें क्या है भैया, ध्यान से देखो, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, दूसरे गुड्स की प्राइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर प्राइस ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने में जो लागत लग रही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो आपके गोल है ना, जो आपने स्टार्टिंग में गोल सेट किए थे वही होने चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इनमें चेंज हो गया ना तो सप्लाई तो ऊपर नीचे होगी, फिर हम प्राइस का रिलेशन नहीं देख पाएंगे। क्लियर? अब तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देख रहे हो 0 10 20 30 40 50, पर तुम एक चीज देखो, डिमांड जो था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, तुम सप्लाई को देखोगे तो ये अपवर्ड राइजिंग है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। प्राइस के बढ़ने पे आपकी क्या बढ़ रही है बेटा, सप्लाई भी बढ़ रही है। अब तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा, ये देखो ऐसा ऐसा तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा तुम्हें दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें दिखेंगी, ये ऐसा ऐसा बन रहा है। ठीक है, यहां पे बेटा मैंने वैसे बहुत ज्यादा अच्छा बनाया नहीं है, ये जो डॉट्स हैं मैं इसके अगर अमाउंट्स के साथ लगाऊं तो मैं आपको ज्यादा बेहतर बना सकता हूं। ये देखो, अरे थोड़ा सा गलत बन गया, मैंने डॉट्स जो है थोड़े गलत बना दिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी सही कर देते हैं। देखो 2 पे 10 है, यहां दिख रहा है, देखो 2 पे 10 है, यहां दिख रहा है। ठीक है, फिर 3 पे क्या, देखो 1 पे 0 है तो यहां पे मैंने 1 पे 0 रखा है इसको। फिर आ गया अपना 3 पे 20। ठीक है, तो 3 पे 20 क्या करूंगा मैं, यहां से लेके जाऊंगा और ये आ गया 20। ठीक है, फिर 4 पे कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना, 4 पे 30, तो ये देखो 4 पे ये आ गया आपका 30। ठीक है, ये 5 पे कितना होगा, ये आप क्या होगा 40, और ये 6 पे कितना होगा, ये आ गया आपका 50। ठीक है, कितना हो गया 50, ये आ गया आपका
50। ठीक है, तो देखो तुम डॉट्स कनेक्ट करोगे तो अपवर्ड राइजिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने से, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड और अपवर्ड राइजिंग होता है सप्लाई। क्लियर है? अब इसके कुछ बेसिक रीजंस कि क्यों सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का बेसिक रीजन क्या है बेटा? है पहला प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है सिंपल, जब तुम्हें किसी प्रोडक्ट पे प्राइसेस ज्यादा मिल रही है तो तुम उसको सप्लाई ज्यादा करके पैसा ज्यादा बना सकते हो। ठीक है, तो जब जैसे ही तुम प्राइसेस किसी प्रोडक्ट की बढ़ाते हो या प्राइस बढ़ जाती है तो उसमें सप्लाई ज्यादा करके तुम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। समझ आया? इसलिए तुम लॉ ऑफ सप्लाई का रीजन ये पहला होता है। दूसरा रीजन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अब जैसे क्या होता है, मान लो सब लोग जो है ना नाइकी के जूते पहन रहे हैं, ठीक है, तो नाइकी क्या करेगा या बाकी लोग क्या करेंगे कि भैया लोगों को लग रहा है कि जूतों का ट्रेंड बढ़ रहा है तो बाकी सब लोग भी जूते बनाने लग जाएंगे, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो होता क्या है, अचानक से जब आपको पता चलता है, मार्केट को पता चलता है कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है, तो बहुत सारे लोग घुस जाते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, अपना अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। और जब आप बिजनेस चालू करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाती है। समझ आया? जस्ट बिकॉज कि आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है तो बहुत सारे फर्म्स बढ़ जाते हैं, और जब बहुत सारे बिजनेस आएंगे तो भैया सप्लाई तो बढ़ी जाएगी ना। हर इंसान बेचने के लिए रेडी है प्रोडक्ट, हर सबके पास प्रोडक्ट रेडी हुए। ठीक है, तो इसीलिए भी आपका सप्लाई जो है यहां पे एक कुछ रीजन होता है। चेंज इन स्टॉक। अब होता क्या है, जब आपको पता है कि भैया प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो और ज्यादा आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो एक सेलर जो है वो विलिंग भी है कि मैं और बोलोगे मैं और बेच दूंगा, पर तुम प्रॉफिट कमाओ भाई, तुम पैसा कमाओ, है ना। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि जब आपको पता है कि लोग और मांग रहे हैं या और ज्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं इस प्रोडक्ट की, तो वो विलिंग हो जाता है कि हाँ चलो ये वाला प्रोडक्ट और बना देता हूं। जैसे ओरियो के फ्लेवर आते हैं, तो उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि वनीला वाला फ्लेवर ही सबसे ज्यादा बिकता है ना, उसी की सप्लाई ज्यादा है, तो आप बोलोगे भैया तुम बेचो उसको, बेचो, मैं और बना रहा हूं, जल्दी जाओ। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, देसी भाषा में भी आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? अब आते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस। इस एक्सेप्शंस को फटाक से लो स्क्रीनशॉट। चलो जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान से देखना इन पॉइंट्स को। ये एक्सेप्शन है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कहां फेल हो जाता है, कहां पर वर्क नहीं करता। अब मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस, पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में देखना बेटा क्या हुआ, इस घर की जो कीमत है वो मान लो कि 80 लाख रुपए का ये घर है, इसकी ऑन पेपर वैल्यू है। ठीक है, कि 80 लाख रुपए आप बोल सकते हो कि इसकी पेपर की वैल्यू है, मतलब सॉरी घर की वैल्यू है। अब हो क्या रहा है, कहीं पे एक रियल एस्टेट एजेंट आया और जिस व्यक्ति का घर है उसको बोल के जा रहा है भैया ये घर है ना, इस घर की कीमत अगले महीने 60 लाख हो जाएगी, कम हो जाएगी 20 लाख रुपए। वो बोलता है क्यों है भाई, ऐसा क्या हो गया? वो बोलता है भाई साहब कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में कि रियल एस्टेट की जो वैल्यू है ना वो अगले महीने बहुत कम होने वाली, कोई अच्छा खासा % कम होने वाला है, तो आपका घर जो आज 80 लाख का है ना वो अगले महीने 60 लाख का हो जाएगा। वो तो ऐसे दिमाग ही पकड़ के बैठ गया, ले भाई साहब इतना नुकसान, 20 लाख का नुकसान हो जाएगा, मैं तो बेचने की सोच रहा था। तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में उसको पता है कि इसका जो वैल्यू है वो 60 लाख होने वाला है, तो वो क्या करेगा, आज बोलेगा कि भैया अगले महीने 20 लाख का नुकसान करने की बजाय मैं आज 10 लाख का नुकसान करता हूं और 80 लाख की प्रॉपर्टी को मैं 70 लाख में आज ही बेच डालता हूं। मतलब ध्यान से देखना, प्राइस के कम होने पर भी आपने सप्लाई बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया, क्योंकि आपको बाद में ज्यादा नुकसान होता, आज मैंने कम नुकसान पे सप्लाई बढ़ा दिया। ठीक है, समझ आया? ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया, ये इसमें लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं वर्क करता। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर गुड। अब भैया बाढ़ आ जाए, कीड़े लग जाए फसल में, सूखा पड़ जाए, आपका अनाज उगा ही नहीं, आपका जो एग्रीकल्चर का जो भी सामान था वो उगा ही नहीं, कहां से बनाओगे? सप्लाई कैसे बनाओगे? सप्लाई कैसे क्रिएट करोगे? अरे प्रोडक्ट ही नहीं बना, फसल ही खराब होगी, तो कहां से सप्लाई करोगे प्रोडक्ट को? हाँ या ना? तो अचानक से नहीं होती है। एग्रीकल्चर गुड्स पे बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिस पे डिपेंड होता है इसकी सप्लाई। अगर फसल अच्छी हुई मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी थी, फसल आप सप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अगर तूफान आ गया, पूरी फसल खराब हुई, कीड़े लग गए, तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, तो कहां से सप्लाई करोगे प्रोडक्ट को? ठीक है, तो इस वजह से भी आपका एग्रीकल्चर गुड्स में कई बार सप्लाई जो है, प्राइस कोई कितनी भी दे दे, सप्लाई कर ही नहीं पाता क्योंकि बन ही नहीं पाए प्रोडक्ट, तो समय लगता ना इसको बनने में। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स एक ऐसे गुड्स है भाई
जो कि जिनका लाइफ स्पैन, प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पैन है, जो उनका लाइफ साइकिल होता है, एक्सपायरी डेट बोल लो, वो बहुत शॉर्ट होती है, कम होती है। मान लो प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट महंगा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो उसकी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। पर मान लो दूध के प्राइसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, तो क्या मैं अगले हफ्ते के लिए बचा के रखूं, क्या अगले हफ्ते सेल करूंगा? ऐसा होगा क्या? नहीं कर सकता। क्यों भाई? एक दिन के बाद तो खराब हो जाएगा ना, दूध ही फट जाएगा। आज भैया 30 रुपए की जगह 20 रुपए मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। अगले दिन का वेट करोगे तो पूरा ही दूध सड़ जाएगा, फट जाएगा, तो वो 20 रुपए भी नहीं मिलने वाले तुम्हें। तो पेरिशेबल गुड्स के केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम कर पाता, प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। रेयर आर्टिकल्स, अब मोनालिसा करके एक पेंटिंग है फ्रांस के अंदर। अब ये बताओ, इन जिन व्यक्ति ने इनको, जिस पेंटर ने इसको पेंट किया है, वो काफी नामी पेंटर है, वो तो बना के मर गए। अब बोल रहा भैया बहुत प्राइसेस बढ़ रही है, इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा है, 4-5 मोनालिसा ले आओ, बहुत लोगों को चाहिए, है ना। मैं, मेरा भाई बिट्टू, मेरा भाई चिंकू और मेरी बहन पिंकी, हम 4 बोल रहे हैं काम करो, हमें घर में लगानी एक फटाक से भैया 4 पीस निकाल कर ना गाड़ी में रख दो। वो बोल रहे हैं मोनालिसा है ये, दुनिया में एक ही पेंटिंग है, कहां से लाके दे दे? भले ही तुम कितना ही पैसा दे दो, तुम कितने पैसे दे दो भाई, ये एक ही आर्टिकल है, ये नहीं दिया जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, क्यों? रेयर आर्टिकल है ना, एक ही है दुनिया में, ठीक है। फिर आता है बैकवर्ड कंट्रीज। अब बैकवर्ड कंट्रीज में क्या होता है बेटा, जहां पे रिसोर्सेज कम है, अब जैसे अफ्रीका जैसे कंट्रीज है, वहां पे सूखा बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वहां पे कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा ना, तो उनकी सप्लाई कमी होगी। तभी देखोगे आप अफ्रीका के अंदर कितने सारे बच्चे कुपोषित हैं, पानी की कमी है, फसल की कमी है, तो बहुत ही ज्यादा ना स्केर्स रिसोर्सेज में सर्वाइव करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या चीजें कम है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी? आप बना ही नहीं सकते, सामान ही नहीं है, मिट्टी से क्या बना लोगे भाई? कुछ नहीं बना सकते। तो इसीलिए स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से यहां पर इन कंट्रीज में सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे फेल हो जाता है। क्लियर? अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसके अंदर आपने डिमांड में पढ़ा है, ठीक है। आप देखो मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व में आपने देखा हुआ है कि जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम होती है तो क्या होता है। सेम वे इसके अंदर भी यही करने वाले हैं। क्या है देखो, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइसेस। यहां पे सिर्फ प्राइस के चेंज के ऊपर हम देख रहे हैं सप्लाई पे कितना असर पड़ रहा है। बाकी सारी चीजों को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाकी सारी चीजों को क्या कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट रख रहे हैं। बाकी सारी चीजें फिक्स्ड है, सिर्फ प्राइस बदल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा, कंसेप्ट याद होगा आपको। इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि बाकी सारी चीजों को, फैक्टर्स को आप कर दो कांस्टेंट, उनको चेंज मत करो, वरना ये नहीं समझ पाएंगे प्राइस की वजह से कितना चेंज हुआ। तो प्राइस को ही चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर दो। अब यहां पे 2 फैक्टर देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्सपेंशन इन सप्लाई और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इट इज ऑल्सो नोन एज अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब जब भी आपकी सप्लाई बढ़ती है ना, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है, ठीक है। अब लाल कलर से लिख लेता हूं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सप्लाई कम होती है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व क्या होता है, सेम कर्व, मतलब ये डिमांड, सॉरी सप्लाई कर्व है, इस सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ शिफ्ट होना मतलब एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा चार्ट है जो कि आपको चीजें एक्सप्लेन कर देगा बहुत आसानी से। अब देखना, एक्सपेंशन इन सप्लाई को ध्यान से देखना। एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, कि प्राइस बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी बेटा? प्राइस बढ़ रही थी, इस वजह से हमने क्या किया, हमने सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है। अब देखो बाकी सारी चीजों को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। अब देखो क्या हुआ, 20 रुपए से 25 रुपए प्राइस बढ़ गया, हाँ या ना, प्राइस बढ़ गई। अब देखो सप्लाई ये भी बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। पहले जूते 20 रुपए के मिल रहे थे तो 100 ही बिक रहे थे, अब 25 रुपए के हो गए तो 150 बिक रहे हैं, क्योंकि ऐसा मतलब एक इंट्यूशन रहता है ना, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे तो मैं ज्यादा बेचता हूं, ठीक है। अब ये देखो 20 रुपए पे 100, 25 रुपए पे 150, ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, हाँ या ना। ये देखो क्या मिल रहा है, इसको इधर की तरफ शिफ्ट मिल रहा है, ये देखो इधर जंप मिल रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व। सेम कर्व में ही मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया।
क्लियर है? चलो जी मैं इसको हटा देता हूं वरना तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। क्लियर? इसको दूसरे शब्दों में हम एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। क्लियर है? समझ आया? सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। सेम वे उसी प्रकार इसका ऑपोजिट कर दो भैया, फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस कम हो गई, बाकी सारी चीजें फैक्टर्स जो है कांस्टेंट है, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम होगी। देखो 20 से 15 हुआ, 100 से 70 हो गया। ठीक है? कम प्रॉफिट मिल रहा है तो कम सप्लाई करोगे। क्लियर? पहले 20 पे आपको मिल रहे थे 100, अब 15 पे आपको मिल रहे हैं 70। ठीक है? तो उसी सेम कर्व में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है? उसी कर्व में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ आपका, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी जानते हैं। मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व होता है, डाउनवर्ड तरफ से होता है। ठीक है जी? चलो जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी का ना भाई बंधु आता है दूसरे तरीके का। अभी तक हम प्राइसेस को चेंज कर रहे थे और बाकी सारी चीजों को फिक्स रख रहे थे। यहां पर करना क्या है, बाकी सारी चीजों को चेंज करो पर प्राइसेस फिक्स रखो। अब क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज जिसमें शिफ्ट आता है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व में क्या होता है, आपको चीजों को चेंज करना होता है। कौन सी चीजें? अदर फैक्टर्स को, और प्राइस को फिक्स रखना पड़ेगा। देखो, अ चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर्स शिफ्ट द सप्लाई कर्व। कोई भी अदर फैक्टर्स में एक भी चीज अगर चेंज होगी तो वो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देगी। ठीक है? अब देखना, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर्स then than the own price of the commodity, it is known as change in supply। कि भैया प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखना, इंक्रीज इन सप्लाई, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये येलो मार्कर से जो लिखा है वो इंक्रीज है और जो रेड मार्कर से लिख रहा है वो डिक्रीज है। मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब तुम देखो ना, नीचे क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मैं एक असम्पशन दे देता हूं, ये है 100, ठीक है, ये है 80 और ये है 120। तो 120 ज्यादा हो गया ना, ज्यादा सप्लाई किया मैंने, तो ज्यादा सप्लाई किया तो राइट की तरफ हो गया 100 से 120, कम किया तो 100 से 80 हो गया, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सेम चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। क्लियर? अब देखो, इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है, मान लो प्राइस तो फिक्स है भाई, प्राइस फिक्स है 20-20, लेकिन सेम प्राइस में आपने सप्लाई बढ़ा क्यों दी? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई, अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, तो भले ही प्राइस सेम थी, वो वही गणित होती है। आईफोन 14 जब था तो वो 80,000 का बिका, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी आ गया, कौन सा? आईफोन 15, वो भी 80,000 का आया, लेकिन आईफोन 15 की सप्लाई ज्यादा हो गई और आईफोन 14 को लोगों ने मार्केट में लाना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पुराना मॉडल हो गया। समझ आया? बेसिक भाषा समझ आया? चलो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने सप्लाई बढ़ा दिया। देखो, इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन, अरे चल क्यों नहीं रही, इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन सप्लाई, राइज हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर्स, एनी अदर फैक्टर्स देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। की प्राइस को छोड़कर बाकी सारी चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपका क्या हो गया, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ मूव कर गया। क्लियर है? समझ आया? देखो, 100 था 150 हो गया, 100 था 150 हो गया, प्राइस तो फिक्स है इसलिए 20 का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? अब वही सेम चीज देखो, डिक्रीज इन सप्लाई उल्टा है भाई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसकी सप्लाई में क्या करूं बढ़ा के, दंगों में यूज करूं इसको, मैं उठा के भाटे खत्म हो जाए तो क्या पत्थर फेंक के छोड़ूं कि ये नोकिया का फोन फेंक के मारूं? भाई तुम्हें मजाक लग रहा हो इसको, ये मर्डर वेपन है, ये ऐसा, ये लोग बोल रहे हैं गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, ये डायनासोर ग्लास है भाई। एक्चुअली में इंडिया में एक केस ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई इसको फेंक के मारने से। भाई दंगे में अगर पत्थर खत्म हो जाए तो तुम ये फेंक के मार दो, इसकी बैटरी निकलेगी, बैटरी लगाओ, फोन लगाओ, टिड़, 2 हाथ आएंगे, टिडिंग 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 टिंग करके वापस हेलो हेलो करके चालू कर दो। कहां लगाया फोन, आपको क्या काम है, किससे काम है? ठीक है, ये वही वाले हाल हो जाएंगे। तो प्राइस सेम है, सेम प्राइस है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो गई है भाई।
आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी सप्लाई हो जाएगी कम। तो देखो 100 की जगह 70 बिकने लग जाएगा, तो आपका जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेम बात, फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। कोई भी अनफेवरेबल चेंज होगा, उसमें फेवरेबल चेंज होता है, फेवर हुआ ना, इसमें अनफेवरेबल चेंज है, ठीक है, आपके हित में नहीं है। क्लियर? अब मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ध्यान से देखते जाओ। पहला वाला ले लो फटाक से, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, शिफ्ट इन सेम कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। फिर इसका ले लो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। जल्दी लेते जाओ, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्सपेंशन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, ध्यान से देखो, फटाक से लेते जाओ स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करते करते। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है जी, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ध्यान से देखो इस टॉपिक को, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो कुछ इफेक्ट दिखा रहा हूं कि आपको अलग अलग सिनेरियोज में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई का ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से क्या चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखो स्केटबोर्ड और स्केट्स, अब दोनों के अंदर तुम डिफरेंस देखो तो ये दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। अब ये वाले तुम्हारे बर्फ वाले स्केट्स हैं, वैसे अज्यूम कर लेना कि तुम्हारे रोलर स्केट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो इस स्केटबोर्ड की तुम्हारी जो प्राइस है, इस स्केटबोर्ड की जो तुम्हारी प्राइस है वो बढ़ गई, तो सप्लाई किसकी बढ़ेगी? इसकी ही सप्लाई बढ़ेगी और इसकी सप्लाई हो जाएगी कम। क्यों सर? प्रॉफिट ज्यादा इसमें मिलेगा ना। अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा है, तो दुकानदार क्या बोलेगा? अरे भाई इसको छोड़ो, इसको बेचो, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। कई बार तुमने देखा होगा दुकानदार के पास ना 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट उसके पास ज्यादा होता है, तो सिर्फ उसी की तारीफ करता है, बाकी सारे तो उसने बेइज्जती करने के लिए रखे हुए कि यार ये सब तो हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि कस्टमर्स मांगते हैं ना, पर ये वाला बहुत तगड़ा है। क्यों? उसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है भाई, इसलिए। तो उसकी प्राइस बढ़ने पे इसी की सप्लाई बढ़ती है, इसकी कम हो जाती है। तो इसमें ध्यान से देखो, जब आप अदर गुड्स की प्राइसेस में चेंज देखते हो तो दूसरे वाले की सप्लाई कम या ज्यादा होती है। ध्यान से देखना, अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है, किसकी? इसकी प्राइस, अगर स्केटबोर्ड्स की प्राइस बढ़ रही है तो मतलब इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसकी सप्लाई हो जाएगी कम। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट विल बी सीन। समझ आया कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, उस वजह से दूसरे प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, बराबर। अब इसी को सिनेरियो को उल्टा कर दो। क्या कर दो भाई? मान लो स्केटबोर्ड की प्राइसेस हो गई कम कंपैरेटिवली, ठीक है, दोनों आते थे 100 रुपए के, अभी 80 रुपए का आने लग गया, तो प्रॉफिट किसमें ज्यादा मिल रहा है? इसमें, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल, उल्टा कर दो बस। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड, अदर गुड की प्राइसेस में कमी होने की वजह से आप दूसरे गुड की सप्लाई को बढ़ा देते हो। राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। राइट मतलब इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्ट मतलब डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। चलो दूसरा केस लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे लेबर है, लेबर मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, 500 रुपए दिहाड़ी मांगता था, ठीक है। अब मान लो 1000 रुपए बोल रहा है कि भैया मैं तो 1000 से काम ही नहीं करूंगा, नीचे 1000 रुपए चाहिए मुझे। तो अब मुझे बताओ, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे उसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है, खर्चा ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वो महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है तो उसमें प्रॉफिट कम होगा, तो क्या होगा? मैं उस चीज को कम बनाऊंगा भाई, जिसमें मुझे मुनाफा कम होगा उसको मैं कम बनाऊंगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मुझे इसको अगर पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है तो मैं वो प्रोडक्ट कम बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे मार्जिन कम मिल रहा है प्रॉफिट का। क्लियर? लेकिन अगर बोल रहा है कि भैया 300 में भी चल जाएगा, मेरी प्राइसेस जो है कम है, मैं जो है काम कर दूंगा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन मैं 300 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, आप तो कम दे रहे हो, तो आप बोलोगे भैया एक अच्छी बात है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो मैं इस चीज को ज्यादा बनाऊंगा। क्लियर? तो ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अदर फैक्टर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी लागत कम लग रही है, खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? चलो भैया और प्रोडक्ट लाके दे देते हैं तुम्हें। अब आ जाओ फटाक से, सिंपल हिसाब किताब बताओ, तुम इन दोनों प्रोडक्ट को लेने जाओगे मार्केट में, ढूंढने जाओगे, कौन सा आसानी से मिलेगा? ये अगर खोदना पड़ जाएगा जमीन, उसमें पता नहीं कहीं गड़ा मिलेगा तुमको, ये कहीं नहीं मिलने वाला, पता नहीं किसी के स्टोर रूम में पड़ा होगा बहुत पुरानी जगह पे, हाँ या ना। ये वाला तुम्हें हर दूसरी दुकान पे मिल जाएगा। क्यों भैया? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कोई नहीं रखता है, सब लोग आपकी अपडेटेड टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो जैसे ही ड्यू टू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आता है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भैया उसकी सप्लाई कम हो जाती है। आईफोन
शायद 10, 11, 12 आपको इतना ना मिले मार्केट में, लेकिन 16 जरूर मिलेगा, वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। क्यों? पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है, नई टेक्नोलॉजी ज्यादा सप्लाई होती है। क्लियर है? चलो जी, अब टैक्स। भाई एक बात बताओ, एक प्रोडक्ट है जिसमें मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है और एक प्रोडक्ट है मुझे जिसमें टैक्स कम देना पड़ रहा है, मैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचूं, कौन से की सप्लाई ज्यादा रखूं? सर जिसमें कम आप टैक्स दे रहे हो ना, उसकी सप्लाई बढ़ाओ। ठीक है? ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्सेशन वी इंक्रीज दी सप्लाई, बराबर? ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, कैरेमल पॉपकॉर्न की बात कर रहे हो तो भैया हम उसको कम सप्लाई करेंगे, सॉल्टेड ही खाएंगे हम, कैरेमल पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। क्लियर है? चलो, अब ये कुछ स्क्रीनशॉट है बेटा, ये कुछ एक मैंने बता दिया आपको जनरल कि ये तो हमने 4-5 एग्जांपल देख लिए थे, वैसे और भी फैक्टर्स होते हैं, तो और फैक्टर्स के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाक से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो जी बेटा, अब आ जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। वैसे तो हमने डिमांड के केस में इसको अलग से ट्रीट किया था, लेकिन अब ये पार्ट ऑफ द टॉपिक है ना, और ऐसा है कि ये साथ में हो जाता है क्योंकि सिमिलर सा टॉपिक है, तो अलग से बनाने की कोई जरूरत है नहीं, छोटा सा पार्ट है, जल्दी से कर लेंगे। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ये बताता है कि भैया प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पे कितना असर पड़ता है, उस चीज को बताता है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि क्या रिस्पॉन्स होता है ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की सप्लाई को विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटी, कि जब प्राइस बदलती है उस प्रोडक्ट की तो उसकी वजह से कितना असर पड़ता है, कितना रिस्पांस पड़ता है आपकी सप्लाई पे। ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसका एक मेथड है जो परसेंटेज मेथड अपन ने वहां पे भी पढ़ा था, तो परसेंटेज देखोगे आप, मेथड तो क्या बोलता है, एक रेशियो है, रेशियो से मेजर किया जाता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि परसेंटेज चेंज जो आपने जितना क्वांटिटी सप्लाई किया उसका एक परसेंटेज चेंज अपॉन क्या, कितना प्राइसेस चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज, उसको बताता है। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। अच्छा, इसका जब आप डेरिवेशन करते हो तो आपको एक मोटा मोटी एक ऐसा फॉर्मूला लाके मिलता है। ये क्या है बेटा? जो डिफरेंस होगा ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी के बीच में, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा, उसको ये जो ट्राइंगल है वो चेंज बताता है। ठीक है? अपॉन क्या? अपॉन भैया आपकी जो इनिशियल, जो पुरानी प्राइस थी और जो पुरानी क्वांटिटी थी, उसके हिसाब से आपको यहां पे निकालना होता है। अच्छा, ये दो लाइन देखो फटाक से। पहली बात तो इलास्टिसिटी एक यूनिट फ्री मेजर होता है। ठीक है? और दूसरी चीज, आपका जो सप्लाई है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है? डिमांड की तरह नहीं है, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन था। ये पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है? डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए पॉजिटिव होता है। क्लियर है? प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, सेम वे। अब चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज एट द प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट A firm supplies 50 units of a commodity। अब मैं इसका ना एक शेड्यूल बना देता हूं। ये हो गया प्राइस, ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है, QTY लिख देता हूं, है ना, QT। चलो जी, तो ये मैंने ऐसा बनाया यहां पे आपका चार्ट। ठीक है? अब देखो, बोल रहा है 10 रुपए की जब प्राइस थी तो हम 50 प्रोडक्ट्स सप्लाई करते थे। जैसे ही प्राइस, व्हेन द प्राइस राइजेस टू 12 per unit, the firm increases the supply of 70 units। 70 यूनिट्स ये लोग सप्लाई करने लग गए। अब ध्यान से देखना, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ी, हमने पता है, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है। अब तुम देखोगे तो इसको निकालें कैसे इसकी इलास्टिसिटी, अपने को पता है फॉर्मूला, इधर देखो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या? आप सिंपल से देख लो, 50 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 50 और 70 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? देखो कहां गया, हाँ ये देखो, 70 माइनस 50 अपॉन क्या हो गया, 12 माइनस 10, ठीक है, इनटू क्या होगा, पुरानी प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। तो ये हो गया पुरानी प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी 70। ठीक है? मैं रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर? अब यहां पे देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा भैया, यहां पे 20 है, यहां पे 2 है, इनटू 10 अपॉन 70 नहीं है, सॉरी पुरानी क्वांटिटी बोला था ना, सॉरी 50 है बेटा, यहां पे हल्का सा चेंज है, 50 है, गलती से लिख दिया था। आप लोग भी ध्यान रखा करो, जब भी कैलकुलेशन करो गलतियां हो जाती हैं। तो 0 से 0 काट दिया, हाँ या ना? ये भैया, ये आपने क्या किया, ये 5 से इसको कर दिया 4 टाइम्स और ये किया इधर से 2 टाइम्स, तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। 2 आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है ऑफ सप्लाई। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो जी, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई के ऊपर। जैसे हमने पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, और ऐसे कई सारे हमने पॉइंट्स डिमांड में भी पढ़े थे, सेम सप्लाई में भी पढ़ने होते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें होता क्या है। इस वाले में आपको बिल्कुल असर नहीं दिखने वाला है। क्या है? कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। प्राइस कितनी भी चेंज हो रही है लेकिन आपकी सप्लाई उतनी ही है, आप उतना ही सप्लाई कर रहे हो। ये कैसे केसेस में होता है? जैसे कि आपकी सीट्स होती हैं, सीट्स। बेटा आप जब क्रिकेट का मैच देखने जाते हो, मान लो कि स्टेडियम के अंदर मात्र 50,000 सीटें ही हैं, ओनली 50,000 सीट्स हैं, ठीक है। अब उसी 50,000 सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 50,000 ही बैठ सकते हैं। आप कितना ही महंगा कर दो, आप कितनी प्राइसेस बढ़ा दो कि भैया तू 1 लाख ले ले यार, तू 4 लाख दे दे, मेरे को देख लेने दे भाई T20 वर्ल्ड कप इंडिया का, मुझे देखना है उनको जीतते हुए। वो बोल रहा है सर मेरे पास सीट ही नहीं है, पूरी टिकटें बिक चुकी हैं। अरे तू 1 नहीं, तू 4 लाख ले ले, 4 नहीं तो 5 लाख ले ले। बोल रहा है नहीं सर मेरे पास है ही नहीं, सीट ही नहीं है, कहां से लाके दे दूं? तो सप्लाई आप कर ही नहीं पाते। क्यों? आपके पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने पर भी आप चेंज नहीं कर पा रहे। तो व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। कि भैया इनइलास्टिक है, प्राइस चेंज होने पर भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ असर नहीं पड़ रहा है इस पे प्राइस का। तो ये होती है हमारी पूरी वर्टिकल, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? और जैसे जैसे असर पड़ता जाएगा ये फ्लैटर होती जाएगी, याद रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इसको आप कह सकते हो स्टेडियम की सीट्स, अभी जैसे दिलजीत पाजी, करण औजला, इनकी स्टेडियम की जो सीट्स थी बहुत महंगी महंगी बिकी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को सप्लाई ही नहीं बढ़ा पा रहे थे, है ना। एक कह सकते हैं वैसी बात। लेस इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है? जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होगा, ध्यान से देखना। ऐसे गुड्स में बेटा, अब कल को मैं बोल दूं यार मुझे कल ही ना 200 किलो गेहूं बना के दे दो, ठीक है। वो बोल रहा है कहां से बनाऊं? गेहूं बनने भाई साहब समय लगता है, महीनों लग जाते हैं, ऐसे थोड़ी कल बोलोगे बन जाएगा। इनमें लगता है समय, तो भले ही तुम कितने भी पैसे दे दो, बनने में इसको लगता है समय। तो मैं एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, थोड़ा सा जितना रखा है उतना ले लो, बाकी का धीरे धीरे ही बनेगा ये, ठीक है। तो अचानक से कोई चीज नहीं बन सकती। कल गाड़ी बनाकर दे देना, गाड़ी कैसे बनेगी कल? समय लगेगा, टाइम लगेगा, भले ही तुम कितना भी पैसा दे दो, भाई पॉसिबल ही नहीं है बनाना। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, कल ब्रिज बन जाना चाहिए, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? भले कितने पैसे दे दो, कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक मतलब एक तरीका से आप देख सकते हो ना, नहीं बन सकता, कम ही कर पाओगे सप्लाई, ठीक है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि प्राइस बढ़ती जा रही है लेकिन असर कम हो रहा है सप्लाई में, इस वजह से आप कह सकते हो लेस इलास्टिक है, कम असर पड़ रहा है। ये थोड़ा आपको हल्का सा टिल्ट होता, पहले तो वर्टिकल था, अब हल्का सा टिल्ट होता हुआ दिखेगा, स्टीपर दिखेगा आपको ये, ठीक है। प्राइस चेंज हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा, थोड़ा असर दिख रहा है। क्लियर है? लेस इलास्टिक है। फटाक से स्क्रीनशॉट भी लेते हुए जाना। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि आप बोल सकते हो भाई कि मुझे एक रेस्टोरेंट है ना, एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के अंदर क्या बोल सकते हो कि यार मान लो आपके पास सारा सामान खत्म हो गया लेकिन स्टिल कस्टमर आ गए, तो आप क्या कर सकते हो? आप बनाकर दे सकते हो ना उनको, जितने कस्टमर होंगे उतने ही कस्टमर्स के हिसाब से आप कोई भी उनको डिश बनाकर दे सकते हो। तो मतलब जितने लोग हैं उतना ही सप्लाई कर रहे हो, तो प्राइसेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट चेंज है, ठीक है। 50% आपकी प्राइस बढ़ी तो 50% सप्लाई भी बढ़ गई, समझ आया? ठीक है, 50% सप्लाई भी बढ़ गई, तो प्रोपोर्शनेट चेंज देख रहे हो, 50% बढ़ा, 50% यहां भी बढ़ गया। क्लियर है? इसलिए एकदम ऐसा, एकदम 45 डिग्री ऐसा एंगल बनाता है। क्लियर है? When percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in the price, then supply for such commodity is said to be unitary elastic. Unitary elastic मतलब बराबर बराबर असर। 50% प्राइस बढ़ा तो 50% ही सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर है? फिर आता है अपने पास हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अचानक से प्राइस बढ़ गई, तो उसकी अचानक से आप जो है सप्लाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी अवेलेबल हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आप अचानक से बना सकते हो, उसकी सप्लाई अचानक से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजों को कहते हैं हाईली इलास्टिक। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर, कि सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, किससे ज्यादा? प्राइस उतनी नहीं बढ़ रही जितनी सप्लाई बढ़ गई, तो उस चीज को हम हाईली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, कि सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है और प्राइसेस कम बढ़ रही है।
बढ़ रही है लेकिन कम बढ़ रही है सप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पे देखो 50% प्राइस बढ़ी है लेकिन यहां पे 100% आपकी सप्लाई बढ़ गई। देखो 50% जो है आपकी प्राइस बढ़ी लेकिन 100% सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। मतलब देखो ना, डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि हां ये क्या होता है भैया, हाईली इलास्टिक है, ज्यादा असर है, प्राइस से ज्यादा असर पड़ता है सप्लाई के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा और फ्लैट दिखेगा। क्लियर। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, इस पे आपको अनगिनत असर दिख रहा है। क्या? व्हेन सच अ केस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन टू पैरेलल एक्स एक्सिस, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अनगिनत असर पड़ रहा है। कैसा? एक सुई है जो 1 रुपए की आती है, या फिर मान लो एक माचिस का डब्बा है जो 1 रुपए का आता है। अब कोई बोल रहा है कि भैया इसकी प्राइस जो है वो तुम 50 पैसे कर दो, खरीदना बेचना ही नहीं है, जाओ बेचना ही नहीं है। 1 रुपए का तो आता है, उसमें भी तुम बोल रहे हो सस्ता कर दो, बेचना ही नहीं है, बेचूंगा ही नहीं। अनगिनत असर पड़ रहा है, आदमी बेच ही नहीं रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, तो प्राइस के सेम रहने पर भी आपको अनगिनत असर दिखता है कि 30 की चीज है लेकिन फिर भी आदमी खरीदे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, या तो बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, खरीदे जा रहा है। तो इस वजह से कहते हैं इस पे अनगिनत असर पड़ता है, प्राइस का कोई मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, उसके बाद भी अनगिनत असर पड़ रहा है। इसको कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ओए ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट? चलो जी फटाक से आप देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता देता हूं कि जो भी सप्लाई कर्व आपका ओरिजिन से होकर जाता है मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक होता है। ध्यान से देखो, ऑल दी सप्लाई कर्व विच पास थ्रू द ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये देखिए, द फ्लैटर द कर्व द मोर इलास्टिक इट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के टाइम पर जितना फ्लैटर कर्व होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होती है। यह आपने एग्जांपल्स में भी पढ़ ही लिया होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, जो मैंने आपको 5 अभी ऑब्जर्वेशंस बताए थे, काइंड्स बताए थे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, उसके मैंने एक समरी आपको यहां पर दे दी है। क्या? देखो, परफेक्टली इलास्टिक, कोई असर नहीं पड़ रहा। देखो कितनी भी प्राइस चेंज कर दो सेम सप्लाई है। जैसे कॉन्सर्ट की टिकट 50,000 सीट्स हैं, 50,000 ही हो सकती है, आप कितनी प्राइस दे दो नहीं बढ़ा पाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखोगे लेस इलास्टिक में देखोगे कम असर पड़ेगा। तो सप्लाई का जो चेंज है वो कम है लेकिन प्राइसेस का चेंज ज्यादा है, मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है। जैसे कि कितना भी आप पैसा दे दो, कल बोलो कि भैया मेरे को तुम 200 किलो गेहूं बना के दे दो, नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर ऐसा ही होता है, आप अचानक से सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। रेस्टोरेंट केस में आप बोल सकते हो कि जितना आपके कस्टमर आए हैं आप उतना ही जाके आप प्रोडक्ट बना के उनको दे सकते हो, जितनी वो प्राइसेस दे रहे होंगे। तो जितना प्राइस होता है मतलब बराबर असर होता है। 50% अगर प्राइस बढ़ी तो फिर 50% ही आपका सप्लाई भी बढ़ेगी, उसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। हाईली इलास्टिक क्या होता है बेटा? जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, क्या आपको थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा लोग ज्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं। तो यहां पे सप्लाई का चेंज ज्यादा है प्राइस के चेंज से, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन इन पे अनगिनत असर है, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई एट सेम पॉइंट, अनगिनत असर पड़ रहा है। तो यहां पे आप ग्राफ देखोगे, ये कोई चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है, बराबर चेंज है, ज्यादा चेंज है और अनगिनत असर है, ठीक है। कोई असर नहीं, थोड़ा सा असर, बराबर असर, ज्यादा असर, अनगिनत असर, ठीक है। द फ्लैटर इट इज, द मोर अफेक्ट और द मोर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई कर्व विल बी मोर देन द इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर। चलो जी, अब ध्यान से देखो टाइम पीरियड एंड सप्लाई। टाइम पीरियड एंड सप्लाई के केस में देख लेते हैं कि देखो मार्केट पीरियड है। मार्केट पीरियड मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। मार्केट के अंदर मार्केट को ना कोई सप्लाई को अडेप्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। तो मार्केट पीरियड ये कहता है कि यार एकदम से एकदम तुरंत कि आज कोई चीज बोलो और आज ही मार्केट में आ जाए, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है थोड़ा सा। तो मार्केट पीरियड रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय कि इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिमांड। मतलब तुम आज ही बोलो कि कुछ मिल जाए और आज ही तुम्हें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, समय लगता है चीजों को। तो उसमें कोई चेंज नहीं दिखता, इसलिए क्या होता है ये आपको वर्टिकल दिखेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखेगा, कोई चेंज नहीं है। देखो ना यहां पे आपने क्या देखा था, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे भी देखो कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका शॉर्ट रन। शॉर्ट पीरियड जो होता है ना वो एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं सिर्फ वही बदल सकते हो,
ठीक है, अपन ने भी कॉस्ट में भी पढ़ा था, प्रोडक्शन में भी पढ़ा था, वेरिएबल फैक्टर्स को ही आप चेंज कर सकते हो शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। आप सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लेबर को चेंज कर सकते हो, है ना, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, बाकी सबको नहीं कर सकते। तो शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। बदल सकते हो पर सिर्फ ऐसे चेंजेस जो कि फिक्स नहीं होते, सिर्फ वेरिएबल होते हैं, क्लियर। लेकिन लॉन्ग पीरियड में तो आप सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, हर एक चीज को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको समय ज्यादा मिलता है। कल को अगर आपको फैक्ट्री बदलनी हो आप कर सकते हो, आपके पास सालों का टाइम है। लेकिन कल को बोलूं कि मैं 1 महीने में फैक्ट्री बदलनी है तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, लॉन्ग पीरियड में आपको समय ज्यादा लगता है तो आप आराम से सारी चीजें चेंज कर सकते हो, आराम से आप सारी चीजें बना सकते हो। आपको अगर बोला जाए कि भैया कुछ उगा दो एग्रीकल्चर वाइज तो आप आराम से उगा सकते हो क्योंकि समय मिल गया है। आप बोलो कि कल ही मुझे 200 किलो गेहूं मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे कुछ भी, ठीक है जी। चलो जी, ये हमारा सप्लाई चैप्टर था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। और बेटा आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, निवेदन है, ठीक है, यही ले लो। एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अच्छे से एंड तक देखा करो। आपकी मैं सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, सारे कमेंट्स को मैं समझ रहा हूं और सबको सबकी चीजों का उत्तर मिलेगा, उनको उन सारी चीजों का सप्लाई भी मिलेगा। तो सब लोग मेहनत करते रहो, माँ बाप का इतना नाम रोशन करो ना कि कल को अगर तुम सड़कों से निकलो तो ये बोले कि अरे भैया ये जो है ना इनके पिताजी का नाम ऐसा है। क्यों? क्योंकि इसने जीवन में कुछ अचीव किया। तुमसे तुम्हारे परिवार का नाम होना चाहिए। ऐसी तुम्हें अपने परिवार की ऐसी कड़ी बनना है कि तुमसे तुम्हारे परिवार का डिस्क्रिप्शन हो कि भाई इनके पिताजी ऐसे हैं, इनकी माताजी ऐसी है, लेकिन लड़के ने देखो क्या किया, कि बिटिया ने देखो क्या किया। मतलब आज पिताजी जो है ना से गर्व से घूमे मार्केट में कि कल को कोई उनको कुछ बोल ना पाए कि भैया पिताजी भी कल को रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं अरे चल चल चल, वो पूछेंगी ना बुआ जी तुझसे कि तुम क्या करते हो, तो भैया मैं सीना चौड़ा करके बताना चाहता हूं कि भैया हमारे बच्चे के डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो स्टेट में फर्स्ट आए। ऐसा अंदर से ना ऑरा होना चाहिए, ऑरा 1 लाख हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उस हर बच्चे तक इसको शेयर करो जो कि सप्लाई नहीं समझता है, इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाता है। मैंने बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। आसानी से हर उस बच्चे तक भेजो जिसको प्रॉब्लम आ रही है, उस बच्चे को ये शेयर करने तक। ना ही सिर्फ आप एक बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन एक बच्चे की या एक इंसान की ग्रोथ ना अकेले में नहीं होती है, सबके साथ होती है। तो आपको ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब सारे दोस्त फेल हो जाते हैं ना, तब ज्यादा मजा आता है। कि एक भी पास हो गया तो भैया गुस्सा आएगा, लेकिन जब सारे दोस्त पास हो जाते हैं ना तो उसका रिस्पेक्ट और प्राइड और मजा ही अलग है। सारे भाई, सारी बहनें और सारे दोस्त हमारे अगर आगे बढ़े एक साथ तो उसका मजा, टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है। हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा। और भी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, स्टार्ट्स भी चालू होगा, तो बस बने रहो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन।